दिसंबर 1984 में दुनिया की सबसे बुरी औद्योगिक दुर्घटना यहीं हुई थी। इस फैक्ट्री से रासायनिक धुएं की शक्ल में एक ऐसी आंधी बही जिसने हजारों लोगों को कुछ ही घंटे में मौत की नींद सुला दिया। मौत की इस आंधी का कारण था इस टैंक में हुई एक रासायनिक प्रतिक्रिया, जिसने एक ऐसे हादसे को अंजाम दिया जिसे इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के रूप में आज भी याद किया जाता है। कुछ ही पलों में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुर्घटनाएं अचानक नहीं होती, वो एक समय में एक साथ हुई कई घटनाओं का परिणाम होती हैं। उन घटनाओं और उनसे जुड़े इस हादसे का वैज्ञानिक रहस्य छिपा है साइज्मिक सेकंड्स में। भारत के ठीक बीचों बीच एक झील के किनारे बसा है भोपाल शहर। यह शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है। दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से इस शहर का विकास हो रहा है। अपने आगोश में 14 लाख लोगों की आबादी समेटे ये शहर जीवंतता से भरपूर है। लेकिन 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में तबाही का मंजर था। 3000 लोगों का दम गैस के बादलों ने घोंट दिया था। और जिंदा बचे लोग आज तक शरीर से लाचार और रोजी रोटी के मोहताज हैं। मुआवजे के लिए दावे और कानूनी लड़ाई आज भी जारी है। मौत का पैगाम लाने वाला यह घातक रसायन था मिथाइल आइसोसाइनेट। इसे MIC भी कहते हैं और यह रसायन शहर के सिरे पर बने इस संयंत्र में रखा था। पिछले 16 बरसों से बाहरी दुनिया की पहुंच इस संयंत्र तक नहीं थी, क्योंकि इस तबाही की जांच के लिए भारत सरकार ने इसे सील कर दिया था। सबसे भयानक ये टैंक है जहां से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। अब इसे जमीन के नीचे से खोदकर बाहर रख दिया गया है। MIC का रिसाव एक ऐसी अनियंत्रित रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण हुआ जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका। दिसंबर 1984 की उस डरावनी रात के बाद पहली बार कुछ कर्मचारी इस फैक्ट्री में दोबारा आए हैं, ये बताने के लिए कि उस रात क्या हुआ होगा। यूनियन कार्बाइड में मैंने 1971 में नौकरी शुरू की थी। तब यहाँ कुछ पौधों के अलावा कोई चीज नहीं थी। 1983 आते आते हमने इस जगह पर भारत का एक सबसे सक्षम और सुरक्षित रासायनिक संयंत्र तैयार कर दिया था। लेकिन कुछ समय से मानकों में गिरावट आती जा रही थी और मुझे एक से दूसरे विभाग में भेजा जा रहा था। मैं सेफ्टी विभाग में था, जहां से मेरा तबादला मेंटेनेंस में कर दिया गया। मैंने कहा अब बहुत हो गई नौकरी। नौकरी छोड़ते समय मैंने मैनेजमेंट को बताया कि अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। साल भर बाद वही हुआ भी। बहुराष्ट्रीय यूनियन कार्बाइड की इस फैक्ट्री में कीटनाशक बनाए जाते थे। जनसंख्या नियंत्रण की समस्या से जूझ रहे भारत को और ज्यादा अनाज उगाने के लिए इनकी सख्त जरूरत थी। यहां 7 नाम का कीटनाशक बनाया जाता था। कीटों के स्नायु तंत्र पर हमला बोल देने वाले इस कीटनाशक को बनाने के लिए कुछ खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। दिसंबर की उस भयानक रात को ये रसायन बेकाबू हो गए। इतिहास की सबसे बड़ी रासायनिक तबाही मचाने वाली इस संयंत्र की गड़बड़ी का अंदेशा सबसे पहले जिस आदमी को हुआ वो थे तकनीशियन VN सिंह। उस दिन मैं भगा चला आया। ये हमारा कंट्रोल आज तो काफ़ी बदल चुका है और उस दिन तो बिल्कुल नया था। उसके बाद से हम जो है ना प्रेशर गेज देखने गए तो निडल जो है ना बिल्कुल हाई प्रेशर पर था। बस 40 मीटर दूर बना स्टोरेज टैंक कुछ देर में जहर उगलने वाला था। 12:15 हो चुके थे। टैंक में रसायन को जैसे रखा गया था उससे जाहिर था कि अधिक मुनाफे के लिए नियमों की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही थीं।
सुरक्षा खामियां किस तरह विनाश में तब्दील हो गईं, ये जानने के लिए हमें 4 घंटे पीछे लौटना होगा। टैंक में संदूषण के कारणों को लेकर आज भी विवाद है, लेकिन भारत सरकार की जांच कहती है कि विनाश की असली शुरुआत 8:15 बजे हो चुकी थी। दिसंबर की उस भयानक रात को प्लांट का एक कर्मचारी नियमित मेंटेनेंस के लिए आया। उसने संयंत्र में बने पाइप्स के जाल में पानी का एक पाइप जोड़ा। संयंत्रों को साफ रखना जरूरी होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान प्रदूषण करने वाले पदार्थ भी बन जाते हैं। आमतौर पर ड्रेनेज नोजल इस गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। इस काम में कई घंटे लगते हैं और उस दिन गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। उस दिन कर्मचारी ने अनजाने में ही उन घटनाओं के तारों को छेड़ दिया था जिन्होंने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। रासायनिक उद्योगों में बड़े पैमाने पर खतरनाक पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। जैसे डिटर्जेंट बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल हो सकता है। डिटर्जेंट अपने आप में खतरनाक नहीं, पर सल्फ्यूरिक एसिड वाकई खतरनाक है। इसी तरह शैम्पू बनाने के लिए ऐसे इंटरमीडिएट इस्तेमाल किए जाते हैं जो साइनाइड से बनते हैं। अगर आप इनके निर्माण में लगे हैं तो आपको सावधान रहना होगा। भोपाल में यही सावधानी नहीं बरती गई। मौत के बादल उस खास प्रक्रिया के कारण बने जिससे यूनियन कार्बाइड भारत में 7 बना रही थी। रसायन शास्त्र बहुत कुछ खाना बनाने की तरह है। अगर हम 7 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो हम बहुत सी चीजें बाजार से खरीद लेते हैं। हम किसी भी जटिल इंटरमीडिएट को बनाने से बचते हैं। यहां ये मॉलिक्यूल 7 इस हिस्से से बना है जिसे हम सीधे बाजार से खरीद सकते हैं। असली दिक्कत इस हिस्से को मिलाने की है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड 7 बनाने के लिए फॉस्जीन का इस्तेमाल करती थी। फॉस्जीन कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के मिलने से बनती है। फॉस्जीन मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC का एक अहम घटक है और MIC से 7 बनती है। शायद फॉस्जीन ने 3 साल पहले एक कर्मचारी की जान लेकर आने वाली तबाही का संकेत दे भी दिया था। 1981 में मेंटेनेंस वर्कर अशरफ खान यहां काम कर रहा था। उसने सांस लेने वाला एयर हुड और उसके नीचे डांगरी पहनी हुई थी। अचानक उसके ऊपर फॉस्जीन गिर गई, उसकी डांगरी भीग गई। खान आतंकित हो उठा और नहाने के लिए इस रास्ते से भागा। वो यहां पहुंचा, उसने अपना हुड उतारा। उसके कपड़ों पर गिरी फॉस्जीन भाप बनकर उड़ी। उसने इसे सूंघ लिया और कुछ दिन बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। युद्धों में और खास तौर पर प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने के कारण फॉस्जीन काफी बदनाम थी। ये पानी में नहीं घुलती और हवा में छोड़ने पर इससे सफेद बादल बन जाते हैं जो जमीन के नजदीक ही रहते हैं। फॉस्जीन से कटे भूसे जैसी गंध आती है। क्योंकि ये पानी में नहीं घुलती, इसलिए अगर आप इसे सूंघ लें तो ये श्वास नली में रुकने के बजाय फेफड़ों की गहराई में जा पहुंचती है। ये तस्वीर फेफड़ों के उन गहरे हिस्सों की है। ये वो झिल्लियां हैं जिन्हें फॉस्जीन नुकसान पहुंचाती है। अगर आप फॉस्जीन को सूंघ लें तो ये झिल्लियां नष्ट हो जाएंगी और रक्त फेफड़ों में भर जाएगा। ऐसी हालत में आपका रक्त ही जानलेवा बन जाएगा। इस घातक स्वरूप के कारण संयंत्र में उतनी ही फॉस्जीन रखी जाती थी जिसे एक ही दिन में इस्तेमाल कर लिया जाए। इस तरह अगर ये रिसने भी लगे तो भी स्थिति उतनी भयावह नहीं होगी। खतरनाक होने के बावजूद फॉस्जीन उस रसायन का एक हिस्सा भर थी जिससे हजारों लोगों की जान जाने वाली थी। प्रक्रिया का अगला चरण इस ग्रुप को मिलाने का है, जिसके कई तरीके हो सकते हैं। आप इसे पहले मिला सकते हैं और फिर इसे मिला सकते हैं, लेकिन यूनियन कार्बाइड ने इसे एक ही बार में करने का फैसला किया। यह तरीका सस्ता और साफ सुथरा है, तो इसके कुछ फायदे भी हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि जिस मिथाइल आइसोसाइनेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। फॉस्जीन के विपरीत MIC को 3 बड़े टैंकों में रखा गया था। ये टैंक संयंत्र के एक किनारे पर कंक्रीट से बने बंकर में थे। 40 फीट लंबे और 8 मीटर के घेरे वाले हर टैंक में 42 टन घातक रसायन रखा जा सकता था। लोगों को मौत की नींद सुला देने के लिए बदनाम फॉस्जीन को जहां कम मात्रा में रखा गया था, वहीं इससे भी कहीं घातक MIC का इतना बड़ा भंडार था
जो हजारों लोगों की जान ले सकता था। 8:45 पानी के साथ गंदगी मिल गई और कचरे ने पाइप्स को जाम कर दिया। नोजल्स ब्लॉक हो गए, पानी आगे के बजाय पीछे जाने लगा। ये उस मुख्य पाइप प्रणाली में जा पहुंचा जो पूरे संयंत्र में फैली हुई थी। MIC का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके जरिए हम उन रसायनों को बना सकते हैं जिन्हें आमतौर पर आसानी से नहीं बनाया जा सकता। MIC रसायन विज्ञानियों की खास पसंद है क्योंकि ये उनके बहुत से कामों को आसान बना देती है। ये तेज प्रतिक्रिया करती है, जिसका मतलब है कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं तेजी से घटती हैं। इसमें कम समय लगता है और गंदगी भी नहीं होती। लेकिन इसकी तेज प्रतिक्रिया ही इसकी समस्या है। अधिक सक्रिय होने पर यह अपने संपर्क में आने वाली सभी चीजों से प्रतिक्रिया करने लगेगी, उदाहरण के लिए पानी के साथ। और अगर इसका संपर्क लोगों से हो जाए तो ये कहर बरपा सकती है। MIC को पानी से दूर रखना जरूरी है क्योंकि अगर दोनों आपस में मिल गए तो इसके आसपास मौजूद लोग खतरे में पड़ सकते हैं। MIC एक खतरनाक तीखी गैस है। दो भौतिक गुणों ने इसे खास तौर पर घातक बना दिया है। एक तो ये कि MIC पानी में बहुत तेजी से घुल जाती है और दूसरी ये कि ये इंसान के शरीर के तापमान पर ही वाष्पीकृत या उबलने लगती है। इसलिए अगर आप कम मात्रा में इसे सूंघ लें तो पहले ये शरीर के उन हिस्सों को प्रभावित करेगी जो नम है, क्योंकि वो इसे सोख लेंगे, यानी आंखें, मुंह, गला और श्वास नली का ऊपरी हिस्सा। लेकिन अधिक मात्रा सूंघ लेने पर यह आपके फेफड़ों के उन अंदरूनी हिस्सों तक जा पहुंचेगी जहां ऑक्सीजन रक्त में घुलती है। फॉस्जीन के असर की तरह अगर फेफड़ों का यह हिस्सा प्रभावित हुआ तो खून से निकलकर सीरम फेफड़ों में आ जाता है और अंदरूनी खून के रिसाव से मौत हो जाती है। जैसे जैसे पानी पाइप्स में भरता जा रहा था, मौत करीब आती जा रही थी। हर हालत में टैंक में पानी को घुसने से बचाना था, लेकिन एक के बाद एक हुई गलतियों के कारण भोपाल के लोग इस तबाही का शिकार बनने जा रहे थे। भोपाल में कहर उस समय बरपा जब पानी 35 टन घातक मिथाइल आइसोसाइनेट से जा मिला और वाष्प में बदल गया। संयंत्र के आसपास झुग्गियों में रहने वाले हजारों लोग उसी तरह मौत का शिकार हो गए जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक हुए थे। ये विनाश कई गलतियों के एक साथ होने के कारण हुआ। अगर ये गलतियां अलग अलग समय पर होती तो दुर्घटना नहीं होती। रासायनिक संयंत्रों का डिजाइन तैयार करते समय दो तरह की सुरक्षा बरती जाती है। पहली तो ये कि संयंत्र का डिजाइन सुरक्षित हो, दूसरा इसका संचालन सुरक्षित तरीके से किया जाए। भोपाल में इन दोनों बातों का ध्यान नहीं रखा गया था। विनाश के बादलों के निकलने में 3 घंटे बाकी थे। सफाई के लिए जिस सैकड़ों लीटर पानी को डाला गया था उसका कुछ हिस्सा उस मुख्य पाइपलाइन में आ पहुंचा जो पूरी फैक्ट्री में फैली हुई थी। पानी के लिए ज्यादा दूर जाना नामुमकिन था, लेकिन पहली गलती हो चुकी थी। सफाई से पहले पाइप्स को अलग थलग कर देने के लिए एक सुरक्षा उपाय मौजूद था। धातु के एक साधारण टुकड़े को पाइप में लगाने के बाद बोल्ट को कस देते हैं। इस टुकड़े को स्लिप बाइंड कहते हैं। हैरानी की बात है कि भोपाल में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ऐसी स्लिप बाइंड को लगाने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। साथ ही भारी सुरक्षात्मक कपड़ों को भी पहनना होता है, क्योंकि फ्लैंजेस पर लगे इन बोल्ट्स को खोलने के दौरान शरीर पर रसायनों के गिरने का काफी खतरा होता है। अगर इस पाइपलाइन में स्टील का ये छोटा सा टुकड़ा लगा होता तो ये दुर्घटना नहीं घटती और इतनी जानें नहीं जाती। 9:30 बजते बजते पानी सैकड़ों मीटर लंबे उस पाइप में बह रहा था जो मुख्य संयंत्र को MIC टैंक और उसमें रखे घातक पदार्थ से अलग करता था। अगर प्लांट के कंट्रोल रूम के गेज भरोसेमंद होते तो भी विनाश को रोका जा सकता था। अपनी स्थापना के समय यह संयंत्र भारत का आधुनिकतम संयंत्र था, लेकिन रखरखाव और मरम्मत की कमी की वजह से कई बार ये उपकरण गलत रीडिंग दे देते थे। बस यही एक कारण था कि स्टाफ इन रीडिंग्स पर खास ध्यान नहीं देता था।
निष्क्रिय गैस डालकर MIC को दबाव में रखा जाता है ताकि टैंक में बाहरी पदार्थ न घुसें। लेकिन 6 हफ्ते से प्रेशर गेज की सुई 0 पर अटकी थी। मान लिया गया था कि गेज खराब हो गया है। दरअसल टैंक को मुख्य पाइपलाइन से जोड़ने वाले एक वाल्व में रिसाव हो रहा था। अगर गैस बाहर निकल सकती थी तो पानी भी भीतर घुस सकता था। लगभग 10 बजे MIC और पानी की मिलावट शुरू हो गई। इस मिलावट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसके अलावा ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा मिश्रण को गर्म कर देती है। इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब मैं एक ऐसी ही प्रतिक्रिया आपको दिखाने जा रहा हूं। अंतर केवल इतना है कि इसमें घातक रसायन नहीं है। घटनाएं वैसी ही होंगी जैसी उस रोज MIC के कारण घटी थी। अब मैं इसमें पानी मिलाने जा रहा हूं जो उस रोज टैंक में आ मिला था। यहां देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी मिलाने पर बुलबुले बन रहे हैं। पानी MIC से ज्यादा भारी है, इसलिए ये नीचे बैठ गया। पानी और MIC की परत के मिलने की जगह पर सबसे पहले प्रतिक्रिया होती है। यहां कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे MIC और पानी के मिलने पर हुआ। मिश्रण की 2 परतों की जगह पर बुलबुले बन रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा ऊष्मा ही है। ऊष्मा मिश्रण को गर्म कर देती है। तापमान बढ़ने लगता है। प्रतिक्रिया की रफ्तार और तेज हो जाती है। इससे और ऊष्मा पैदा होती है। इसे रन अवे कहते हैं। टैंक में पानी पहुंचने के बावजूद हालात पर काबू पाया जा सकता था। MIC को ठंडा रखा जाना जरूरी है, इसलिए इसके टैंक कंक्रीट के बंकर में रखे गए थे ताकि मध्य भारत की तीखी गर्मी उनका कुछ बिगाड़ न सके। इसके अलावा ठंडा करने के लिए एक संयंत्र भी लगाया गया था जिसे रेफ्रिजरेशन प्लांट से कंट्रोल किया जाता था। लेकिन शीर्ष प्रबंधन के फैसले के बाद यह बंद पड़ा था। दुर्घटना के समय तो बंद था ही, पर इसके पहले से ही मई 84 में इसको पूरी तरह बंद कर दिया गया था। इसमें जो टैंक के अंदर फ्रीऑन होती है वो भी निकाल ली गई थी। तो इसको बोलते परमानेंट इसको बंद कर दिया था इन्होंने। रेफ्रिजरेशन का स्विच बंद करना पागलपन था। इन एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाओं में उससे कहीं ज्यादा गर्मी पैदा होती है जितनी हम निकाल सकते हैं। इसी गर्मी को निकालने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया गया था। उस सिस्टम के बंद होने से ही तबाही के आसार और बढ़ गए। यूनियन कार्बाइड ने अपने ही नियमों को नजरअंदाज करते हुए एक और सुरक्षा उपाय की अनदेखी की थी। आप देख रहे हैं कि अब प्रतिक्रिया पूरे उफान पर है। बुलबुले और बूंदें बाहर निकलने लगी हैं। औद्योगिक स्तर पर ऐसी प्रतिक्रिया हो तो इसका साफ मतलब है कि हम संकट में पड़ गए हैं। जहरीली गैसों को बेअसर करने के लिए भोपाल में एक मशीन लगी थी जिसे वेंट गैस स्क्रबर कहते हैं। ये भोपाल प्लांट का वेंट गैस स्क्रबर है। स्क्रबर का जो कार्य होता है वो प्लांट से जो जहरीली गैसें निकलती है उनको सुरक्षित तरीके से न्यूट्रलाइज करके वातावरण में छोड़ने का होता है। उस रात को ये स्क्रबर काम कर रहा था क्योंकि ये 1 वीक पहले तक मेंटेनेंस का काम इस पे चलता रहा। अगर इस खास उपकरण को चलाया भी जाता तो भी ये MIC के भंडार का मुकाबला नहीं कर सकता था। MIC अब बेकाबू हो चुकी थी। अब देखिए, बड़ी तेजी से बुलबुले उठ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वाकई बड़ी मात्रा में गैस पैदा हो रही है। हाँ, भोपाल में तो इससे लाख गुना ज्यादा बड़े पैमाने पर काम हो रहा था और उसे काबू में करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। देखिए यहाँ कितनी गर्मी पैदा हो रही है। हम प्रतिक्रिया को जल्दी नहीं रोक सकते और किसी भी रासायनिक संयंत्र के अधिकारी के लिए यह सबसे बुरी स्थिति है, एकदम विनाशकारी स्थिति है।
वीएन सिंह उस रात संयंत्र पर तैनात थे और 4 घंटे पहले जहां पाइप्स की धुलाई शुरू हुई थी, उन्हें उसकी जांच का काम सौंपा गया था। आधी रात तक पानी फिर ड्रेनेज नोजल से बहने लगा था, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। त्रासदी अब बस कुछ ही पल दूर थी। उस दिन मैं ड्यूटी पर आया, देखा ब्लीडर से पानी निकल रहा था और आंख में जलन मच रही थी। वैसे तो जलन मचती थी, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा जलन थी। उसके बाद से जो है मैं जलन ज़्यादा होने की वजह से कंट्रोल रूम की तरफ भगा। उस दिन मैं भगा चला आया। मिनट भर बाद कंट्रोल रूम में पहुंचकर वीएन सिंह ने जो देखा वो 2 घंटे से चली आ रही रासायनिक प्रक्रिया का आखिरी चरण था। बिल्कुल हाई प्रेशर पर। आणविक स्तर पर चीजें तेजी से घट रही थीं। संयंत्र में गर्मी बढ़ते ही 3 मिथाइल आइसोसाइनेट मॉलिक्यूल्स के बीच प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जिससे वे एक स्थिर मॉलिक्यूल बनाने लगे और गर्मी और बढ़ने लगी। हर बॉन्ड बनते ही ऊर्जा बढ़ने लगी। अब MIC के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर रहे थे और 42 टन पदार्थ एक साथ गर्मी पैदा करने लगा था। अब प्रतिक्रिया बड़ी तेजी से हो रही है। पदार्थ बाहर निकल रहा है और बड़ी मात्रा में गैस बन रही है। इसके द्रव्य में से बुलबुले निकल रहे हैं। उस समय भोपाल में जो उपकरण थे, उनसे किसी भी सूरत में लोगों को नहीं बचाया जा सकता था। यहाँ टैंक के पास 610 के पास आया। यहाँ देखा तो छत हिल रही थी, जबकि वो टैंक छत के नीचे थी और इतनी मोटी कंक्रीट होने के बाद भी जो है ये टैंक हिल रहा था। टैंक फटने का खतरा बढ़ गया था, लेकिन वो फटा नहीं था। अलबत्ता प्रेशर रिलीज वाल्व खुल गया और जहरीली गैस निकलने लगी। गैस संयंत्र के पाइप से होती हुई उस बंद पड़े वेंट गैस स्क्रबर में पहुंची और फिर बाहर निकलने लगी। दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण संयंत्र पर तो गैस का असर नहीं हुआ, लेकिन वो सोते हुए भोपाल शहर में फैलने लगी। उन्नीस 1971 में जब मैंने कार्बाइड के लिए काम करना शुरू किया था, तो मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा था कि मुझे यूनियन कार्बाइड में काम के लिए चुना गया है। लेकिन उस हादसे के बाद आज मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मैं एक ऐसी कंपनी से जुड़ा था जो भारत में अपने नाम और प्रतिष्ठा के मुताबिक काम नहीं कर पाई।